आज की चर्चा। रेडियो मॉरिशस पर आज की चर्चा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज 15 अप्रैल और बुधवार का दिन, मैं हूँ रत्ना, आप पहुँची हूँ आज के इस कार्यक्रम को लेकर। और जैसे कि हम सब जानते हैं, मॉरिशस एक ऐसा टापू है जहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे ही मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन आता है तो पर्यावरण में एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलता है। और इस बदलाव के साथ हर बार मच्छरों का जो कहर है वो बढ़ता जाता है, और मच्छरों के इस कहर से कई बार ऐसी ऐसी बीमारियां फैलती हैं जिसको किस तरह से नियंत्रण में लाना है, जिसके लिए हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है, किस प्रकार से हमें बचना है इन रोगों से। इस पर आए दिन रेडियो मॉरिशस पर हम ऐसे ऐसे कार्यक्रम लेकर आते हैं, और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चिकुनगुनिया पर, जो आजकल मॉरिशस में बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है और इस बीमारी के कारण कई सारी मुसीबतें खड़ी हो रही है। तो चलिए, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्रालय से उपस्थित हो चुकी हैं डॉक्टर फाइजा हीरा, जो हमारे साथ जुड़ी हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर हीरा, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में आपका। शुक्रिया, नमस्कार, आदाब सारे श्रोताओं को जी। और आज हम बात करेंगे पुनः, जैसे हम आए दिन बहुत बार इस टॉपिक को लेकर बात कर चुके हैं, पर हम ये लगातार कर रहे हैं ताकि हमारे श्रोताओं को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो। और आज के इस कार्यक्रम में, जी हाँ, चिकुनगुनिया क्या है और ये कैसे फैलता है, इसके बारे से, इस प्रश्न से हम शुरुआत करेंगे। जी हाँ डॉक्टर जी। तो चिकुनगुनिया जो है वो वेक्टर-बोर्न डिजीज़ में से एक है। तो उसके ट्रांसमिशन कैसे होता है? ह्यूमन, मच्छर और ह्यूमन से होता है। डायरेक्टली इंसान से नहीं होता है। तो अगर एक इंसान बीमार है, जब मच्छर काटता है तो फिर दूसरे लोग को जाके काटता है, तो ट्रांसमिशन होता है। तो जब ट्रांसमिशन होगा, जब मच्छर काटने के बाद सिम्टम्स 2 से 7 डेज तक आ सकता है, ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स जो है। तो ऐसे सडन ऑनसेट ऑफ फीवर हो सकता है, जैसे टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के, और फैटिग होगा, सीवियर जॉइंट पेन होगा, मसल पेन होगा, और रश हो सकता है, हेडेक हो सकता है। ये जो है, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं। ऐसा भी होता है कि नोज़िया हो, वॉमिटिंग हो, या कंजक्टिवाइटिस हो, या वो जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो बड़ा हो सकता है। तो ये सब सिम्टम्स हैं चिकुनगुनिया डॉक्टर जी, यहाँ पर मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, यानी ये लक्षण हर इंसान में उसी समय के अंतराल में होता है, या छोटे बच्चों में ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, या बड़े बुज़ुर्गों में ज़्यादा तेज़ी से फैलता है? ये किस तरह से? ये जो बच्चे हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, या इंसान जिसके कोमोबिडिटीज़ हैं, जैसे कोई बीमारी है, डायबिटीज़ है, कार्डियक इश्यूज़ हैं, या कोई भी बीमारी है, तो वो लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं। तो वो सिम्टम्स उसको ज़्यादा हो सकता है। और जैसे मॉरिशस की हम जब बात कर रहे हैं, तो मॉरिशस में चिकुनगुनिया की क्या स्थिति है, यानी अब तक कितने मामले सामने आए हैं? हाँ, तो अगर हम देखें 2025 में हमारे पास 1583 केसेस थे, और इस साल 5 जनवरी से 13 अप्रैल तक हमारे पास 1214 केसेस हैं। उनमें से 875 केसेस सिर्फ रीजन 5 में हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा है। और रीजन 5 में सबसे ज़्यादा रोजिल में पाया गया है, जिसमें से 845 हैं। तो रीजन 5 में 875 है, और उस 875 में से रोजिल में 845 हैं। तो ये जो रिसेंट है 5 जनवरी से 13 अप्रैल तक, यानी अभी रिसेंट जो पाया गया है। तो डॉक्टर जी, आप बता सकते हैं कि इसका ज़्यादा मुख्य कारण क्या है? ये है कि वेदर चेंज, हाँ, और वो जो लार्वा है ना, वो
ज़्यादा टेम्परेचर से और स्टैग्नेंट वाटर जो है, इसीलिए ये हर पूरे साल में हमें क्लीनलीनेस मेंटेन करना है। जहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर है, रूफ पे अगर कुछ चीज़ें हैं तो सब कुछ क्लीन करना पड़ेगा, जहाँ पर पानी जमा जहाँ होता पे है। पानी जमा होता और है। डॉक्टर जी, ये ज़्यादातर कौन से टेम्परेचर में ज़्यादा पनपता है? ये टेम्परेचर जैसे हॉट टेम्परेचर में, यानी जहाँ गर्मी होती है वहाँ ज़्यादा चांसेस है हाँ। इस मच्छर को पनपने के लिए। हाँ, और जहाँ पे भी जैसे स्टैग्नेंट वाटर है, हाँ। उनके लार्वा वहाँ पे रिप्रोड्यूस करेंगे। हाँ, तो वहाँ जैसे फैलते हैं, हाँ। वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो डॉक्टर जी, ये जो चिकुनगुनिया है, मान लीजिए अगर किसी को चिकुनगुनिया हो चुका है या चिकुनगुनिया का मच्छर उसे काट चुका है, और जैसे अगर उनको बुखार हो रहा है तो उनका इलाज मतलब कैसे शुरू होता है? यूजुअली देखा जाए तो घर पर सभी लोग पैरासिटामोल लेते हैं या कोई ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जो उनको यूजुअली फिजिशियंस रेकमेंड करते हैं, पर ड्यूरिंग दैट पीरियड यानी उस दरमियान आपको अगर लगता है कि जोड़ों में दर्द शुरू हो रहा है तो क्या कदम उठाने हाँ, चाहिए? तो जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। तो सिम्टोमेटिक है, तो अगर फीवर है तो पैरासिटामोल या डोलिप्रान या फिरागा ये सब लेना चाहिए, और पेन किलर साथ साथ में, ये भी पेन किलर भी है। तो सिम्टोमेटिक है, कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन अगर टेस्ट करवाना है तो फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और वहाँ पे सेंट्रल लैब में हम PCR करते हैं, तो वो डिटेक्ट करते हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट जो है वो सिम्टोमेटिक है। अगर ज़्यादा तकलीफ हो रही है इंसान को तो हम एडमिट करते हैं और आइसोलेशन वार्ड में, और मॉस्किटो नेट डालते हैं और मॉस्किटो रिपेलेंट डालते हैं, और ट्रीटमेंट वैसे भी सिम्टोमेटिक ही है। और जो नवजात शिशु हैं जो बहुत छोटे हैं, न्यूली बॉर्न बेबीज हैं, अगर हाँ, उनको तो वो होता है तो क्या उनमें कोई खास सिम्टम दिखाई देता है? नहीं, वैसे ही सिम्टम दिखाई देगा, फीवर ये सब जैसे हमने जैसे हाई बताया। फीवर, हाँ, हाई फीवर, और ख़ास तौर पे वैसे चिकुनगुनिया जानलेवा तो नहीं है, लेकिन रेयर है, तो हो सकता है कि अगर कॉम्प्लिकेशन हो तो छोटे बच्चे 1 मंथ तक या 3 मंथ तक इस पीरियड में वल्नरेबल होता है जी। तो अगर सीवियर कॉम्प्लिकेशन होता है तो डेथ भी हो सकता है। यानी उनको जैसे प्रिकॉशंस लेना चाहिए। प्रिकॉशंस लेना है क्योंकि बच्चे और बुजुर्ग भी, और जैसे हमने बताया जिसके कोमोबिडिटीज़ हैं उनको सीवियर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकता है, जैसे एंकेफेलाइटिस या कार्डियोवास्कुलर कुछ हो सकता है, जैसे मायोकार्डाइटिस या रेस्पिरेटरी फेलियर, खासतौर पे न्यूबॉर्न बच्चे पे, तो इसीलिए उसकी कॉम्प्लिकेशन लेकिन रेयर है। और डॉक्टर जी, जैसे मच्छर के काटने से हम बात करते हैं, तो क्या सभी मच्छर काटने से चिकुनगुनिया होता है? एक स्पेसिफिक है, अल्बोपिक्टस जो है वो फीमेल मॉस्किटो है, तो सिर्फ वो उस वायरस को ट्रांसमिट करता है, वो मेल मॉस्किटो नहीं, तो उसके स्पेसिफिक है, एक स्पेसिफिक मॉस्किटो है। आज की चर्चा, आज की चर्चा का कार्यक्रम, और आज हमारे साथ डॉक्टर फाइज़ा हीरा जुड़ी हुई हैं जो चिकुनगुनिया पर बात कर रहे हैं। और चिकुनगुनिया जैसे मॉरिशस में भी देखा गया है कि बहुत बड़ी मात्रा में ये धीरे धीरे करते हुए फैलता जा रहा है, और ख़ासकर जहाँ पर गर्मियाँ ज़्यादा है, गर्म जगहों पर ये मच्छर ज़्यादा पनपते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर उनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होते हैं। तो चिकुनगुनिया का जो प्रॉब्लम है या चिकुनगुनिया की जो बुखार है, इसमें इलाज की अवधि यानी उसका जो ड्यूरेशन है वो कितना लंबा होता है, आइए जानते हैं डॉक्टर हीरा से। डॉक्टर जी, इसका जो इलाज किया जाता है वो नॉर्मल तरीके से, आपने कहा कि नॉर्मल तरीके से होता है, तो ये इसका जो ड्यूरेशन है वो कितना लास्ट करता है, कितना लंबा? तो ड्यूरेशन है एक 1 वीक में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो जो मस्कुलर पेन है, जॉइंट पेन है, ये रह सकता है, 1 महीना या सालों में रह सकते हैं, लेकिन वो जो फीवर है वो 1 वीक में ठीक हो सकता है। और जैसे हमने बोला जो वल्नरेबल ग्रुप है
तो उनके लिए कुछ ज़्यादा ही होगा वो सिम्टम्स। इसीलिए जब हम वेट नहीं करेंगे कि हम बीमार हैं ताकि हम अपने विटामिन्स अच्छी तरह से हाइड्रेशन लें, तो ये रोज़ का होना चाहिए ताकि हम अपने इम्यूनिटी को बूस्ट कर सके। तो कोई भी अगर इन्फेक्शन हो तो हमारे लिए इतना सीवियर नहीं होगा हमारे शरीर पर। जी, तो जैसे आप बता खास रहे तौर हैं पे अभी सिर्फ जब हम बीमार हैं तब हम एक विटामिन लेंगे, हम अच्छी तरह से खाएंगे। तो ये एक डेली रूटीन होना चाहिए, अच्छी तरह से एक बैलेंस डाइट, हाइड्रेशन और हमारे विटामिन्स, हमारे सप्लीमेंट्स, तो हर एज के हिसाब से। और ये एक डेली रूटीन होना चाहिए सबके लिए। यानी ये अगर आप रोज अपना शरीर का ध्यान रखते हो, पौष्टिक आहार लेते हो, एंड फिजिकल एक्टिविटी भी, ये मत बोलिएगा, तो ये भी हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो जब भी हमें या चिकुनगुनिया या कोई भी इन्फेक्शन हो तो हम उसे बेटर हैंडल कर सकते, इतना सीवियर नहीं होगा। बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है, हमारे शरीर को तैयार करना है। तो डॉक्टर जी, हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जिनको रूमेटिज्म या आर्थराइटिस की समस्या रहती है, तो क्या उनके लिए ये समस्या बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं हो जाती? हाँ, तो ये जो पेन है इट विल बी अडप्ट टू जो उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेन है, तो उनके लिए ज़्यादा दिक्कत होगा, मोर सीवियर जॉइंट पेन। तो इसमें कोई फिर अलग से इलाज उनके लिए किया जाता है? वो जो ऑलरेडी अपने ट्रीटमेंट लेते हैं, पेन किलर लेते हैं, तो वही इनको लेना चाहिए उसी के अनुसार फिर धीरे धीरे। और जैसे आपने कहा कि हर शरीर का डिफरेंट होता है, और हर शरीर का जैसे अवधि डिपेंड करता है, किसी का कुछ महीनों के लिए हो, किसी का हो सकता है कि साल भर के लिए वो दर्द रह जाए। तो डॉक्टर जी, चिकुनगुनिया जिसको हुआ है, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को चिकुनगुनिया जैसी बीमारी हुई है, तो क्या उसे दोबारा से चिकुनगुनिया हो सकता है? नहीं, ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है, क्योंकि वो जो वायरस है उसके एक ओनली वन स्ट्रेन है, एक ही स्ट्रेन है। तो अगर किसी इंसान को हुआ तो उसको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाता है, उसको फिर से री इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन हो सकता है जो सिम्टम्स हैं वो फिर से बाद में फिर वो सिम्टम आए, लेकिन वो इन्फेक्शन नहीं है, वो जो सिम्टम है जो डोमेट था फिर से, जैसे जॉइंट पेन, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन री इन्फेक्शन नहीं होता है। और जैसे चिकुनगुनिया के लिए जो इलाज किया जाता है, क्या उसके लिए एडमिट होना पड़ता है या फिर उसको दवाइयाँ जो नॉर्मल तरीके से दी जाती है उसी तरह से? अक्सर वो नॉर्मल तरीके घर पे ही आइसोलेशन करते हैं, लेकिन अगर उस पेशेंट को और भी कुछ कोमोबिडिटीज़ हैं, दूसरे बीमारी हैं जो अडप्ट कर रहा है, तो हम देखते हैं उसके हालत कैसे है। अगर एडमिशन की ज़रूरत है तो ज़रूर हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। तो हमारे पास आइसोलेशन वार्ड है, जैसे मैंने बताया, विद मस्कीटो नेट, मस्कीटो रिपेलेंट। तो ऐसे ख़ास ध्यान रखे जाते हैं कि कोई मच्छर उसे फिर से ना काटे। और डॉक्टर जी, जैसे मान लीजिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो भी व्यक्ति हैं, उनको ऑलरेडी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या मान लीजिए उनको हार्ट डिजीज़ रहती है या उनको डायबिटीज़ जैसी कोई समस्या है, तो क्या उनके लिए कोई विशेषकर ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे जो उनको बहुत ध्यान रखना है? हाँ, तो जैसे वो लोग ऑलरेडी वल्नरेबल बन जाता है एक उम्र के हिसाब से और ये सब बीमारियां के हिसाब से। तो उनको जैसे जब बाहर जा रहे हैं तो मस्कीटो रिपेलेंट डालना चाहिए, कपड़े जैसे लॉन्ग स्लीव, बॉडी को मैक्सिमम कवर करना चाहिए। और जैसे मैंने बोला है, अगर डायबिटीज़ है तो अच्छी तरह से डायबिटीज़ की कंट्रोल कीजिए। तो अपने मेडिकेशन ये सब समय पे लेना चाहिए, अपने फॉलो अप पे जाना चाहिए। तो और प्लस सप्लीमेंट लेना चाहिए। और डॉक्टर जी, चिकुनगुनिया का जो मच्छर है वो दिन भर में, यानी केवल सुबह के समय या रात के समय, या कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम है उसी दरमियान वो काटे तभी ही ये बीमारी फैल सकती है, या वो दिन के किसी भी टाइम में वो आपको काट सकता है? किसी भी टाइम पे काट सकता है, लेकिन उनको जब सुबह है तब ज़्यादा होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है। तो वो जो है सिर्फ वो फीमेल मस्कीटो, वो फीमेल मस्कीटो जो काटता है, वो ट्रांसमिट करता है। वो
मेल वाला नहीं करता ट्रांसमिट करता है। बिल्कुल। तो जैसे हम और जो लोग खेत में काम करते हैं उनके लिए चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी जो लोग पेड़ पौधे या जहाँ पर जो बहुत जो ज़्यादा एक्सपोज है, जो जी। अक्सर एक्सपोज है वो नेचर से, तो उनको ज़्यादा है, उनको चांसेस ज़्यादा है। तो इसलिए जब भी क्योंकि ये जो मैनेजमेंट है चिकुनगुनिया के, तो सब मिनिस्ट्रीज़ जैसे लोकल गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, सब मिल के हम काम करते हैं उसको मैनेज करने के लिए। आज की चर्चा। जी हाँ, आज की चर्चा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर, और आज हमारी टेक्निकल टीम पर हमारे साथ हैं कादिया, साथ हैं हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट उरुसा और हमारे प्रोड्यूसर रितेश मोहाबियर जो जुड़े हैं हमारे साथ, और इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में उनका सहयोग प्राप्त हो रहा है। इस वक्त रेडियो मॉरिशस के फेसबुक पेज पर भी आज इस कार्यक्रम को आप फॉलो कर पा रहे हैं। इसका सीधा प्रसारण रेडियो मॉरिशस के आप सुन पा रहे हैं, और साथ ही साथ MBC के तीसरे चैनल पर भी इसका सीधा प्रसारण आप देख पा रहे हैं। पुनः एक बार फिर इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर। और आज का जो शीर्षक है, आज का जो टॉपिक है वो है चिकुनगुनिया। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्रालय से यहाँ पर उपस्थित हुई हैं डॉक्टर फाइज़ा, जो हमें ज़्यादा जानकारी दे रही हैं। तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे डॉक्टर हीरा से कि चिकुनगुनिया के लिए क्या क्या कदम मंत्रालय के द्वारा या सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं ताकि इस प्रॉब्लम को या इस बीमारी को रोकने के लिए पूरा जैसे उनका योगदान किस तरह से। आइए जानते हैं डॉक्टर हीरा से। हाँ, तो पहले हम देखते हैं कौन कौन सी यूनिट है हमारी मिनिस्ट्री में जो इसके ऊपर काम करते हैं। तो हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल यूनिट है जो मिनिस्ट्री में है। हम पब्लिक हेल्थ एंड फूड सेफ्टी इंस्पेक्टोरेट के साथ काम करते हैं, और पब्लिक रीजनल पब्लिक हेल्थ यूनिट्स हैं, ये तो हर रीजनल हॉस्पिटल्स में होता है। और हमारे सेंट्रल लैब हैं जो हम PCR टेस्ट करते हैं, और वेक्टर बायोलॉजी है एंड कंट्रोल डिवीज़न है जो मॉस्किटो को मॉनिटर करता है, डेंसिटी लार्वा और मॉस्किटो डेंसिटी हमारे एनवायरनमेंट में, ये सब वो वेक्टर बायोलॉजी एंड कंट्रोल यूनिट करता है। तो जैसे हम सर्वेलेंस करते हैं, और जब भी ऐसे बढ़ना शुरू करते हैं तो हम सर्वेलेंस को और इंक्रीज़ करते हैं, ख़ास तौर पे पॉइंट ऑफ एंट्री जो बाहर लोग से आ रहे हैं, तो हम इंक्रीज़ सर्वेलेंस करते हैं। और हम सब हेल्थ फैसिलिटीज़ को कम्युनिकेट करते हैं, इवन इन रोड्रिक्स के हमें ध्यान में रखना है और टेस्ट करवाना है और सर्वेलेंस करना है, और अगर कुछ है तो हमें रिपोर्ट करे, तो हमें डेली रिपोर्ट मिलता है। तो ये सब जो मॉनिटरिंग होता है वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विस मिनिस्ट्री के अंदर में होता है, तो हम डेली मॉनिटरिंग करता है। और अगर कोई इंसान जैसे बाहर से आया है तो हम उसको 12 डेज तक हम उसको डेली उसको सर्वेलेंस करता है, और कंटैक्ट ट्रेसिंग करते हैं। और इसके अलावा हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, सेंसिटाइजेशन करते हैं, टॉक करते हैं। हम स्कूल में जाते हैं या सीनियर सिटीजन के ग्रुप में जाते हैं, जो भी जैसे अपन रिक्वेस्ट पे हमें बुलाते हैं, हम इनवाइट करते हैं, हम जाते हैं, और हम पैम्फलेट्स देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और एक डिपार्टमेंट है HIEC जो है हेल्थ इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन जो मिनिस्ट्री में है, उनके साथ हम जाते हैं, तो ऐसे सबको अवेयर सेंसिटाइज करने के लिए। और जब हम मच्छर की पैदावार की बात करते हैं तो हाँ, तो हम वो जो मेल मॉस्किटो हैं हम उसको लैबोरेटरी में ब्रीड करते हैं, फिर उनको रेडिएशन थ्रू से हम उसको स्टेराइल करते हैं, फिर हम उसको ऐसे छोड़ देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, वो मेल पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाता है और जो फीमेल पॉपुलेशन कम होता है, और जब रिप्रोड्यूस करते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो मेल मॉस्किटो स्टेराइल हैं। तो अभी हमने जैसे
अगर हम ले फरवरी 13 फरवरी से 3 अप्रैल तक हमने 640,000 स्टेराइल मस्कीटो छोड़ा है। तो इसको हम बोलते हैं स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक। और ये कितने कितने अंतराल में किया जाता है? मान लीजिए अभी आपने किया है तो कितने समय के बाद इसको दोबारा से दोहराया जाएगा? तो हम उसको हर महीने एक जैसे हमने किया था त्रियुले में 80,000 किया था फरवरी में, तो ऐसे सब मंथ में करते हैं। लेकिन अगर फॉगिंग हुआ ये सब तो हमें वेट करना पड़ेगा। तो जैसे कई जगहों पर फॉगिंग के द्वारा मच्छरों को लार्विसाइडिंग और फॉगिंग करते हैं, मिस ब्लोइंग करते हैं। वो लार्विसाइडिंग जो है हम लार्वा को मारते हैं, और जो मिस ब्लोइंग है वो अडल्ट मस्कीटो को हम टारगेट करते हैं। तो ये जमा कैसे किए जाते हैं? मच्छरों को आप जमा कैसे करते हैं, आप थोड़ा बता सकते हैं? ओके, तो ये थोड़ा जैसे डिफिकल्ट होगा बताने तो के लिए। ये हम एक टीम काम करती है इस पर। एक टीम काम करते हैं। ये जो वेक्टर बायोलॉजी हमने और कंट्रोल यूनिट मैंने बताया ना, वो लोग जिम्मेदार हैं और हम ब्रीड करते हैं लैबोरेटरी में। अच्छा, मतलब फिर उसके अनुसार मच्छर का जो कहर है उसको थोड़ा कम किया जा सकता है, इस पर काम किया जा सकता है। तो डॉक्टर जी, यहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हैं खेतीहर है जो खेत में काम करते हैं, और खेत में तो कई बार ऐसा होता है कि उनको ड्रम्स वगैरह या बेसिन्स होते हैं उनके जो भर के रखने पड़ते हैं। तो ये तो हो सकता है ना कि उसमें भी मच्छर जाके मतलब अंडा फैला सकता है। तो उनको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है? जहाँ पर वो लोगों का पानी से ही काम पड़ता है, पानी भर के उनको रखना पड़ता है इरिगेशन के लिए, तो उन्हें कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? उनको डेली ये चेंज करना पड़ेगा। जैसे उसको स्टैग्नेट मत रखिए, और अगर हो सकता है तो उसको कवर कीजिए, और फिर ज़्यादा देर तक ऐसे खुला या स्टैग्नेट करके मत रखिए। और भी मैं बताना चाहती थी कि वो अगर कोई भी इंसान टेस्ट करवाया तो हमें नोटिफाई करना पड़ता है। ये इट्स अकॉर्डिंग टू पब्लिक हेल्थ एक्ट कि वेक्टर बोर्न डिजीज़ को नोटिफाई करना मैंडेटरी है। तो हर हेल्थ इंस्टीट्यूशन पब्लिक या प्राइवेट वो हमें नोटिफाई करता है। तो इसी हम जैसे स्टैटिस्टिक्स जमा कर सकते हैं। और डॉक्टर, मान लीजिए आपने अपने घर आंगन में कहीं पर भी गमले में पानी नहीं है, कहीं पर भी कोई पानी का जमाव नहीं है, पर आपने देखा आपके पड़ोस में कोई पानी का जमाव हो रहा है और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो उसको पुलिस de l'environnement जो है वो वहाँ पे जा सकते हैं, या पुलिस स्टेशन में बता सकते हैं। वो लोग उनको बताएंगे कि उसके रीजन के कहाँ पे हैं पुलिस de l'environnement, तो वहाँ पे जाके बताना पड़ेगा। फिर वो जाके उसका ओनर जो है वो उनको क्लीन करना पड़ेगा। इसमें पेनाल्टी भी है अगर ऐसे ही हमने ज़मीन को ऐसे ही गंदा रखा तो इसके पेनाल्टी भी है। यानी हमें जाकर उनको कंप्लेन करना चाहिए, बिल्कुल रिपोर्ट करना चाहिए कि ऐसा हो रहा है और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो इसके लिए पेनाल्टी हो सकती है। और डॉक्टर जी, मान लीजिए कि आप किसी जंगल वाली जगह पर है या आपके घर के आसपास नदी है, नाला बह रहा है, और हो सकता है कि वहाँ पर मच्छर होने की संभावना ज़्यादा होती है। और अगर कोई व्यक्ति को मतलब जैसे फॉगिंग की जो फैसिलिटी है उसके लिए अप्लाई करना है या उसको सैनिटाइज करना है, टीम को बुलाना है, तो उसे क्या कदम उठाने चाहिए? तो पहले अगर उस रीजन में हमने देखा कि कुछ केसेस हैं तब हम करेंगे। अच्छा। लेकिन अगर कोई भी समस्या है तो हर रीजन में वो पब्लिक हेल्थ एंड फूड सेफ्टी इंस्पेक्टोरेट है जो सैनिटेयर हम बोलते हैं, तो हर रीजन में है। 5 रीजन में, हर रीजन में उसका अपना है, तो वहाँ जाके वो लोग पता कर सकते हैं और वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से फिर वो लोग आकर आपकी जो जगह है उसे क्लीन कर सकते हैं, उस फॉगिंग कर सकते हैं। क्योंकि कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हमने बहुत अप्लाई किया लेकिन कोई आ नहीं रहा था, तो इसका प्रॉपर तरीका होता है कि वहाँ जाके आपको रिक्वेस्ट करना है। और यही हमें जैसे
उस मच्छर के काटने से बचाना है, क्योंकि वो ही एक वेक्टर है जो ट्रांसमिट करेगा। और मान लीजिए अगर किसी ने देखा कि आपको मच्छर काट चुका है तो तुरंत कोई प्रिकॉशन ले सकता है जिससे कि आपको कोई बीमारी आगे ना फैले, या कोई ऐसा तरीका अपना सकता है? प्रिवेंशन जैसे आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी मस्कीटो है। अगर आपने देखा तो कोई प्रिवेंशन है, सिर्फ आप अपना टेस्ट करवा सकता है और अपने मेडिसिन ये सब शुरू से ही। विदिन कितने दिन के अंदर या विदिन कितने टाइम के अंदर आपको टेस्ट करवाना चाहिए? जैसे 3 to 7 डेज आपको सिम्टम होता है। अक्सर लोग जब सिम्टम शुरू होता है तब वो टेस्ट करवाने जाते हैं, तो इसी पीरियड में वो जब PCR करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। क्योंकि वो PCR जो है वो वायरस को डिटेक्ट करता है। ओके, तो ये मतलब मान लीजिए एक मच्छर ने काटा है तो कितने समय के बाद हम एक टेस्ट करवा सकते हैं? 24 आवर्स या 2 दिन के अंदर अगर हम करवाना चाहें तो? हाँ, तो 3 या 7 डेज तक कर सकते हैं। ओके, यानी 3 दिन से लेकर 7 दिन के अंतर में आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। ओके, और खास अगर मान लीजिए हमें पता चल गया, या क्या ये टेस्ट घर पर भी किया जा सकता है? ये सिर्फ लैबोरेटरी पे करते, सेंट्रल लैब पे करती हैं। ओके, तो अगर मान लीजिए किसी को शुरुआत है और शुरुआती हुआ है तो वो जनरल फिजिशियन के पास उसे जाना चाहिए या कोई स्पेसिफिक डॉक्टर? कोई भी डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं, जनरलिस्ट या कोई भी। जैसे डेंगू के लिए हमारे पास रैपिड टेस्ट है, लेकिन चिकनगुनिया के लिए नहीं, हमें ब्लड लैबोरेटरी को सेंड करना पड़ेगा PCR के लिए। आज की चर्चा। जी हाँ, आज की चर्चा का कार्यक्रम चिकनगुनिया पर आधारित, और आज हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्रालय से डॉक्टर हीरा यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, जो हमें बहुत सारी इन सारी चीज़ों पर फोकस कर रही हैं जिसकी वजह से चिकनगुनिया पर हम नियंत्रण पा सके। हालांकि नियंत्रण पूरी तरह से प्राप्त कर पाना थोड़ा कठिन है, पर साथ ही साथ जब हम एहतियात बरतते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। और जैसे हम बात कर रहे हैं चिकनगुनिया पर, तो जैसे छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें, यही हमें बड़ी मुसीबतों से बचाती है। तो आज के इस कार्यक्रम के लगभग समाप्ति तक हम आ पहुँचे हैं। हम डॉक्टर जी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आज के इस कार्यक्रम को समअप करें, समरी वाइज कौन कौन सी चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, किन किन बातों को हमें बस यूं ही इग्नोर नहीं करना है, और किन किन बातों को लेकर हमें बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना है। पूछते हैं डॉक्टर हीरा से। तो हमारे पर्सनल हाइजीन जो है वो ध्यान में लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम जैसे आउटडोर्स जाते हैं, हाइकिंग पे जाते हैं, या अभी वो गोयावदेशन के सीजन है तो हम पिक करने बहुत सारे यंगस्टर्स ट्रेल पर चले जाते हैं। तो हमारे जो पर्सनल है वो जो मस्कीटो रिपेलेंट है ज़रूर डालना चाहिए। और या जहाँ पे देखना है, जहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं, तो अगर हो सके तो इन रीजन में ना जाएं। और अगर घर में ये सब स्टैग्नेंट वाटर हैं तो क्लीन कीजिए, रूफ़ के ऊपर चढ़ के देखना चाहिए। अगर मदद चाहिए तो वो पब्लिक हेल्थ और फूड सेफ्टी, फूड सैनिटेयर जो है, सैनिटेयर आके चेक कर सकते हैं। तो ये सब हमारे पर्सनल हाइजीन देखना चाहिए। जैसे आपने बोला, अगर आसपास में ऐसे बेलन हैं जिसमें ये सब कुछ है, तो पुलिस de l'environnement को बताना चाहिए। सिम्टम्स के बारे में हमने बताया, तो और ट्रीटमेंट भी सिम्टोमेटिक है। और जैसे हमने बोला, बच्चे और बुज़ुर्ग और जिसके कोमोबिडिटीज़ हैं उनको ज़्यादा ये सब सिम्टम्स इंटेंसिफाई हो सकता है। और ट्रीटमेंट एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर हम देखते कि वो इंसान कुछ ज़्यादा ही वीक है, उसको एडमिशन की ज़रूरत है, तब हम एडमिशन करते हैं। अदरवाइज़ वो घर में आइसोलेट करते हैं, मस्कीटो रिपेलेंट, मस्कीटो नेट, ये सब कुछ अलग करके घर में आइसोलेट करके रह सकते हैं। वो टेस्ट जो है हम लैबोरेटरी, सेंट्रल लैब में करते हैं, PCR, और हम नोटिफाई करते हैं। तो हमारे रैपिड टेस्ट नहीं है उसके लिए, जैसे हमारा डेंगू है। और हमारे पास एक हॉटलाइन है 8924, जिस पे आप कॉल कर सकते हैं, और कोई भी अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।
कोई भी जानकारी doubt है लेना या है, कोई भी ऐसा question है? जानकारी है तो हाँ। फिर पूछ सकते हैं। जी हाँ, नंबर आप दोबारा से दोहरा दे डॉक्टर जी। 8924 8924 पर 8924 और ये एक हॉटलाइन नंबर है, एक hotline यानी number है। 24 आवर्स ये हाँ, अवेलेबल है। 24 hours तो है। चिकुनगुनिया के संबंध में कोई भी ऐसी समस्या, कोई भी ऐसा सवाल आप अगर क्लियर करना चाहते हैं, डाउट है या पूछना चाहते हैं इसकी ट्रीटमेंट वगैरह के बारे में, तो आप 8924 पर संपर्क कर सकते हैं। और जैसे मंत्रालय द्वारा बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं क्लेanलीनेस को लेकर, हाइजीन को लेकर, बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिस पर काम किया जा रहा है। और जैसे डॉक्टर जी ने बताया, ना केवल स्वास्थ्य मंत्रालय पर साथ ही साथ ऐसे जो फर्म्स हैं वो जुड़े हुए हैं जिसके द्वारा क्लेanलीनेस पर ज़्यादा दबाव डाला जाता है। दबाव नहीं, पर हम साथ में कह सकते हैं कि इस पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ हमारे जितने भी नागरिक, जितने भी श्रोता हैं, जितने भी रेडियो और टीवी के माध्यम से हमारी जो ऑडियंसेस जुड़ती हैं, उनको भी हम अवगत कराते हैं इन सारी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। क्योंकि कहते हैं ना कि ज़िम्मेदारी उठाना बहुत ज़रूरी है। और कई बार हमारे आसपास में कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण मच्छरों का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। और जैसे डॉक्टर जी ने बताया कि हर एरिया में पब्लिक सेफ्टी एंड हेल्थ के ऐसे ऑफिसर्स हैं, सैनिटायर जो है, सैनिटायर पाए हर जाते region में होती है। बिल्कुल। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो चिकुनगुनिया से सिम्टम्स जो है वो कॉमन है, जैसे फीवर, ये सब अगर टेस्ट नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि है कि नहीं। तो कोई भी अनडायग्नोज, बहुत सारे केसेस हैं जो अनडायग्नोज हैं, घर में ही मेडिसिन लिया, ठीक हो गया, और इतना सीवियर जॉइंट पेन भी नहीं हुआ, तो इंसान को पता ही नहीं चलेगा कि उसको चिकुनगुनिया है जब तक कि टेस्ट ना करें। बिल्कुल, यानी इसको सही ढंग से क्योर करना भी बहुत ही आवश्यक है, उसे यूं ही लूज एंड्स नहीं छोड़ना है। और आज के इस कार्यक्रम में जी हाँ, डॉक्टर फाइज़ा ने हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी चिकुनगुनिया बीमारी पर। और हम खासकर धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर जी को और उनकी सारी टीम को, साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी जो अफसर हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सभी को सेहतमंद जीवन देने के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य किए जा रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें सहयोग प्राप्त हुआ है। तकनीक पर हमारे साथ बने रहे कादिया, साथ हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट उरुसा और प्रोड्यूसर रितेश मोहाबिया को हम खासकर धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे दर्शकों का, हमारे श्रोताओं को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और बस यूं ही हर बुधवार को हम आते हैं सेहत के एक नए टॉपिक को लेकर। तो अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहने के लिए बस जिम्मेदार बने। और बिल्कुल इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को। आज की चर्चा।